नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए हम एक और क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन जो हमारे पास है, हम और बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं इनके बेसिक्स नहीं बता रहा, आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ। जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा, अभी CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है, MTS का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो इन तरीक़ों से कार्य कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। या अब फिर आप इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत सारा आपका खुद का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। और जैसा मैं आपसे कहता हूं कि पहले वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार खुद से इस क्वेश्चन को बना के देखिए और दोबारा आप वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है कि ए ने 54,000 रुपये के साथ एक व्यापार शुरू किया तथा क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद बी और सी को शामिल कर लिया। वर्ष के अंत में लाभों का वितरण 1:4:5 के अनुपात में किया गया। बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर क्या है? कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को? तो कह रहा है कि ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं। ए के बारे में कह रहा है कि 54,000 के साथ ये व्यापार शुरू कर रहा है। 54,000 के साथ ये व्यापार शुरू कर रहा है और साथ ही साथ हमसे कह रहा है कि क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद बी और सी को शामिल कर लिया। तो जैसे बी शामिल कब हुआ होगा? तो 4 महीने के बाद। तो आपको जब यहाँ पे निकालना पड़ेगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर बी 4 महीने के बाद शामिल हुआ, इसका मतलब इसकी वर्ष के अंत में कह रहा है लाभों का वितरण हो रहा है, यानी कि 1 साल तक पूंजी लगा रहा और कह रहा है कि 4 महीने के बाद बी शामिल हुआ है। तो 4 महीने के बाद बी शामिल हुआ है तो हम कह सकते हैं कि 8 महीने के लिए इसकी पूंजी लगी होगी। साथ ही साथ हमसे ये भी कह रहा है कि सी जो है वो 6 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ, यानी कि अगर टोटल साल के अंत में लाभ बटा गया हो तो सी का जो हिस्सा होगा सी का जो पैसा होगा वो 6 महीने के लिए लगा होगा। और ए शुरू से लेकर आखिर तक रहा है, इसका मतलब ए का जो अमाउंट है वो 12 महीने तक लगा होगा। हमसे कह रहा है कि जो बांटा गया है वो 1:4:5 के अनुपात में किया गया है। जो लाभ है, प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो 1:4:5 के अनुपात में किया गया है। 1:4:5 के अनुपात में किया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अंतर क्या है? तो हम लोग मान लेते हैं कि बी जो है तो एक्स पूंजी लगाता होगा और सी जो है सो वाई पूंजी लगाता होगा। ए 54,000 रुपये 12 महीने तक लगाया, बी x रुपये 8 महीने तक लगाया है और सी वाई रुपये 6 महीने तक लगाया है। और उनको प्रॉफिट जो है 1:4:5 के रूप में मिला है। तो हमको पता है कि हम लोग प्रॉफिट किस अनुपात में बांटते हैं? तो लगाई गई पूंजी और समय के अनुपात में ही बांटते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 यूनिट का वैल्यू 54,000 × 12 होगा। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, जैसे 2 से काट लेते तो 2 छक 12, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, यानी 1 यूनिट का रिजल्ट जो होगा वो 54,000 × 6 रुपये होगा। और इसका हमको रिजल्ट पता करना है तो हम ये समझ सकते हैं कि 54,000 × 6 जब आया होगा तो इसको काट के आया होगा 1 यूनिट, यानी 54,000 × 6 1 यूनिट का रिजल्ट हो गया। तो x का मान कितना होगा? तो ये डिवाइड करके 4 हमको लाना है। तो x का मान हम कितना ले सकते हैं? तो x का मान 1 ले लेंगे। हम इस बात को यहीं से पता करें तो 1 × 4 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। और y का मान कितना ले लेंगे? तो यहाँ पर हमको लाना कितना है? तो 5 लाना है। तो y का जो मान होगा वो हम लोग वो 5/3 ले लेंगे। ये 5/3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, y का मान 5 आ जाएगा। और हमसे यही पूछ रहा है कि x और y का अंतर कितना है। तो x का मान कितना आ गया? तो हम लोग x और y का अंतर ले लेते हैं, y - x इसलिए ले रहे हैं क्योंकि y बड़ा है x से। तो y - x करेंगे तो हो जाएगा 5/3 माइनस x का मान 1 है, कितना आ जाएगा? तो 2/3। तो 1 यूनिट का रिजल्ट 54,000 × 6 है, तो 2/3 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा? तो 54,000 × 6। इसको काट लीजिए आप, 3 दूना 6, 4 हो जाएगा, 4 4 चौका 16 और 4 5 20 और 1 21, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2,16,000 रुपये होगा। सो ए और बी के हिस्से का अंतर होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ, आपको इसको डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ इसके साथ रिलेशन देखना था कि 1 यूनिट का रिजल्ट ये आ गया, बी ने x पूंजी लगाई है, सी ने y पूंजी लगाई। तो आपको यहाँ पे x और y यानी पूंजी का अंतर आपको पता करना है, यानी x और y का अंतर पता करना है। तो चूंकि ये काट के 4 आया होगा इसलिए x का मान कितना रहा होगा? तो 1, और ये 5 आया होगा काट के, तो y का मान हम ले लिए 5/3। तो डायरेक्ट हम यहाँ से x और y का मान समझ सकते थे। तो y - x कितना आ गया? 2/3 यूनिट आया है। तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना है? तो 2/3 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा? ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है
आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा तरीका है, आप लोग इसको जब अप्लाई कीजिएगा, खुद से जब क्वेश्चन बनाइएगा तो आप देखिएगा क्वेश्चन आपसे जल्दी भी हो रहा है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात 5:2 था। यदि असफल अभ्यर्थी की संख्या 14 अधिक होती तो सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 होता। इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए? हमसे कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि सबसे पहले तो हमसे बोला कि पास और फेल अभ्यर्थियों का जो अनुपात है वो 5:2 है। 5:2 है, ये हमसे कह रहा है। आगे कह रहा है कि यदि असफल अभ्यर्थी संख्या में 14 अधिक होते तो सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 हो जाता है, यानी 9:5 हो जाता है। ऐसा कब होता? जब असफल अभ्यर्थियों की संख्या 14 अधिक होती। तो आप इसको इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान आपको रखना है कि अगर विद्यार्थी तो पास फेल इतना ही हुए हैं, अगर असफल व्यक्तियों की संख्या 14 बढ़ जाती तो फिर सफल व्यक्तियों की संख्या 14 कम हो जाती। आपको ध्यान रखना है कि इतने ही स्टूडेंट क्लास में हैं टोटल, ये हैं, और असफल व्यक्तियों की संख्या अगर 14 बढ़ जाती तो सफल व्यक्तियों की संख्या 14 कम हो जाती। अगर 14 फेल हो जाते तो इधर से 14 पास फेल हो जाते तो इधर 14 फिर पास हो जाते। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर असफल व्यक्तियों की संख्या 14 बढ़ जाती तो फिर सफल व्यक्तियों की संख्या 14 कम हो जाती। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि अगर असफल व्यक्तियों की संख्या 14 बढ़ जाती तो सफल व्यक्तियों की संख्या 14 कम हो जाती। और यहाँ के बाद आपको तरीका मैं पीछे सिखा चुका हूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैं बेसिक नहीं बता रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहा हूँ। बेसिक आपको पता होगा, आप कर सकते हैं। और बेसिक कभी पढ़ना होगा तो जब इस तरह से, जब रेशियो प्रोपोर्शन का मेरा वीडियो है ऑलरेडी, आप देखिएगा, वहाँ से बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 25 और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 18 और इसका डिफरेंस हो जाएगा 7 यूनिट। इसका हम लोग ले लेते हैं और ध्यान रखिएगा डिफरेंस लेते हैं। तो 14 9 कितना हो जाएगा? तो 9 चौके 36 का 6 मेरा 3, 9 एकम 9 3 12 126, ये प्लस का होगा। और ये हो जाएगा 14 25 70 माइनस का। जैसे इसका जब अंतर लीजिएगा तो माइनस प्लस है, जो डिफरेंस है वो ऐड हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि हम इसमें से इसको घटा नहीं रहे, इनका अंतर ले रहे हैं। तो इसका जो अंतर होगा वो प्लस हो जाएगा। जैसे अगर अंतर ऐसे समझिएगा कि अंतर अगर ऐसा है, जैसे किसी के पास 50 रुपये हैं और किसी के पास 20 रुपये हैं, तो इसका अंतर निकालेंगे तो दोनों के पास रुपए हैं। कहने का मतलब है कि इनका अंतर 30 रुपये होगा। लेकिन किसी के पास 50 रुपये हो और किसी के पास 20 रुपये का कर्ज हो, यानी माइनस में वो 20 रुपये हो, तो हम इसका अंतर लेंगे तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 70 रुपये का हो जाएगा। 20 रुपये तो उसका कर्ज ही है और 50 रुपये का प्लस है, तो डिफरेंस जो हो जाएगा वो 70 का हो जाएगा। तो डिफरेंस लीजिएगा, माइनस प्लस मत कीजिएगा। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका? तो इसको ऐड हो जाएगा तो 196। तो हम समझ सकते हैं कि 7 यूनिट का रिजल्ट 196 है। यहाँ से इस 7 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया? तो 196 हो गया। और हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए। तो अभ्यर्थी कितने शामिल? तो 5 और 2 7 यूनिट ही अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो हम कह सकते हैं कि 7 यूनिट का रिजल्ट 196 है। तो इस 7 यूनिट का रिजल्ट भी कितना हो जाएगा? तो 196, और 196 इस प्रश्न का उत्तर भी, यानी परीक्षा में कुल 196 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो उम्मीद है आपको ये तरीका आना चाहिए। ध्यान ये रखिएगा, हमेशा करना आपको इसमें यही है कि पहले तो रेशियो लिख लीजिएगा, जितने यहाँ पे बढ़ाएंगे उतना यहाँ पे कम करेंगे। अगर इधर बढ़ता तो फिर इधर कम कर देते हैं, यानी जितना यहाँ पे बढ़ेगा उतना ही यहाँ घटेगा, या फिर ये जितना यहाँ घटेगा उतना ही यहाँ बढ़ जाएगा। और बाकी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका रिजल्ट निकालना है। 7 यूनिट का रिजल्ट 196 और यहाँ भी 7 यूनिट का रिजल्ट पूछ रहा था, तो 196 हमारा आंसर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। जब भी आपको ध्यान रखिएगा कि नोटों से संबंधित क्वेश्चन देगा कि कितने नोट है, नोटों का अनुपात बता दीजिए, या फिर आपको ये कह रहा होगा कि नोटों की संख्या का अनुपात बता दीजिए, या इसमें इस तरह के नोटों वाले जब भी क्वेश्चन देंगे, पैसे वाले जब भी प्रश्न देंगे, आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है इसका कि नोटों की संख्या क्या है, नोटों के मूल्य का अनुपात क्या है। जैसे यहाँ पे 500 200 100 के नोट हैं, तो एक इनका रेशियो आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको राशि का ध्यान रखना है कि राशि का अनुपात क्या है। और तीसरा जो ध्यान रखना है आपको, वो ध्यान आपको रखना है, वो नोटों की संख्या का अनुपात आपको पता होना चाहिए। जैसे आप इस बात को ध्यान समझिए, 3 ही चीज़ें जब भी ऐसे प्रश्न देंगे उनमें 3 ही चीज़ों का रिलेशन होता है। एक तो नोटों का मूल्य, दूसरा
जो हमारे पास होगा वो होगी नोटों की संख्या, नोटों या सिक्कों जो भी होगा नोटों की संख्या यानी नंबर का। और तीसरी चीज़ जो होगी वो होगी उनका जो उनका होगा वो मूल्य, मतलब कि वो पैसा कितना, कुल मूल्य, नोटों का कुल मूल्य। कुल मूल्य कहने का मतलब यहाँ है कि जैसे नोटों की संख्या, नोटों का मूल्य, नोटों की संख्या और उसका कुल मूल्य। तो अगर हम कहेंगे कि नोटों का मूल्य जो है, मान लीजिए कि 5 रुपये का नोट है और नोटों की संख्या मेरे पास 2 है, नोटों की संख्या मेरे पास 2 है, तो हम नोटों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10 रुपये हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो इसके बराबर होगा। नोटों का जो मूल्य है वो नोटों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम तीनों में से कोई दो को देके एक आपसे पूछ सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप समझिएगा ध्यान से। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि हमको जैसे ये प्राप्त करना है कि नोटों का कुल मूल्य कितना है, तो इसको गुना करके प्राप्त करेंगे 10 रुपये। मान लीजिए कि हमको ये प्राप्त करना है, हमसे पूछा कि नोटों की संख्या कितनी है, तो नोटों की संख्या कितनी है, तो कुल मूल्य में हम नोटों के मूल्य से भाग लगा देंगे इस 5 से, ये गुना करके आएगा तो यहाँ पर डिवाइड करके आएगा। तो यहाँ पर एक कुल मूल्य नोट के कितने हैं, 2। अगर हमको ये पूछेगा कि नोटों का कुल मूल्य कितना है और हमको ये दे के रखेगा, तो भी हमको इस 10 में इससे डिवाइड कर देना है, तो हमारा ये आ जाएगा 5। यानी कि अगर हमसे कुल मूल्य पूछ रहा है तो दोनों का गुणनफल के बराबर होगा, और इन दोनों की संख्या अगर पूछ रही होगी तो हम लोग डिवाइड करके इसमें इससे डिवाइड करके इसकी संख्या पता लगाएंगे, इससे डिवाइड करके इसकी संख्या और इससे डिवाइड करके इसकी संख्या का पता लगा लेंगे। तो आइए हम इस प्रश्न में इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो नोटों का जो मूल्य है, यहाँ पे नोटों का मूल्य, एग्जाम में आपको इतना लिखना नहीं है, बस आपको यहाँ में समझने वाली बातें हैं। एग्जाम में तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन कर पाते हैं कि आप डायरेक्ट बोलते हैं कि 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 1 से भागा लगाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 3 1 और 3 हो जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते थे। ये समझाने की बातें हैं, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी आप चाहेंगे तो क्वेश्चन वर्बली भी बना सकते हैं। तो नोटों का मूल्य कितना है, तो 500, 200 और 100। अच्छा, आगे हमसे क्या कह रहा है, नोटों की संख्या। हमसे दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी नोटों की संख्या, यानी उसका नंबर जो हमको नहीं पता, जो हमको निकालना है। और आगे कह रहा है कि हमारे उनके द्वारा प्राप्त की गई राशि का अनुपात। तो यहाँ जो कुल राशि है, जो प्राप्त हुई है राशि, कुल राशि, उसका अनुपात हमको देकर रखा है 15:2:3। तो हम लोग करते क्या है कि इनका भी हम लोग रेशियो ही ले लेते हैं। रेशियो लीजिएगा तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब ये वाला निकालना है, इसका गुणनफल इसके बराबर है, तो ये वाला निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 3। 5 से भागा लगा देंगे, इसके लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, और इससे भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ये हमसे पूछ रहा था कि नोटों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 3:1:3 होगा। अब आपको ऐसा लग सकता है कि सर इस 8000 का तो कोई यूज हुआ नहीं, तो आप 8000 का यूज इसलिए 8000 दिया हुआ है कि ताकि क्वेश्चन को थोड़ा आप लेंदी बनाइए। आंसर तो आपको वैसे भी आ जाएगा कि आप इनको ऐड कीजिएगा, फिर 1 यूनिट का रिजल्ट निकालिएगा, फिर वहाँ से आप नोटों की संख्या निकालिएगा। तो आप इसका यूज नहीं भी करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। आपको सिर्फ इनका रिलेशन पता होना चाहिए कि इनका गुणनफल जो होगा वो इसके बराबर होगा। आपको हर बार रखना ऐसे ही है। अगर ये पूछ रहा है तो इसमें डिवाइड करके, ये पूछ रहा है तो इसका इसमें से इसको डिवाइड करके, और ये पूछ रहा है तो इसका गुणनफल हम लोग यहाँ से गुना करके बता देंगे। और मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ समझने की बात है, बाकी आप यहाँ से भी 2, 5, 2 और 1 का रेशियो बना लेते हैं। हमको पता है कि नोटों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसको भागा देते तो 3 से, इसको भागा देते 1 से, और इसको डिवाइड करते तो 3 से। तो 3:1:3 हमारा आंसर होता है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, और आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3, 4, 9 के चतुर्थ अनुपाती और 2 और 98 के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपाती पूछ रहा है, नहीं 3, 4 और ये 9, और यहाँ पे 1 से पूछ रहा है कि इसके चतुर्थ अनुपाती, और दूसरी बात हमसे कह रहा है कि 2 और 98 का मध्य अनुपाती। तो ये दोनों निकालना आसान है, और इन्हीं का रेशियो हमसे पूछ रहा है। तो इसका रेशियो कैसे बनेगा, तो इनका गुणनफल इसके गुणनफल के बराबर होते हैं, यानी इससे इसमें डिवाइड होगा। तो 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, यानी x का मान कितना हो गया 12। और इसका जो मध्य अनुपाती पूछ रहा है 2 टर्म दे के, तो मध्य अनुपाती कितना हो जाएगा, तो b² बराबर इतना होता है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो 196। तो b = कितना हो जाएगा, तो 14। तो इसी का रेशियो x और b का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो x कितना हो जाएगा 12 और b कितना हो जाएगा 14। तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो 6:7।
मैं बेसिक नहीं बता रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे ये समझ है कि आपको ये अनुपात रखने आता होगा और रखते इसी टर्म में है, अनुपात रखने आता होगा और आप यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। मध्यानुपाती क्या होता है, चतुर्थानुपाती क्या होता है, ये आपको पहले से पता होगा। हम चाहते तो यहाँ से भी क्वेश्चन करते कि 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, इसका चतुर्थानुपाती हो जाता और इसका मध्यानुपाती पूछा तो 98 गुना 2 196 यानी कि 14 हो जाता। तो 6:7 हमारा आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं। कह रहा है कि ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 9:5 के अनुपात में है। यदि ए की आय बी के व्यय से दुगनी है तो ए और बी के बचतों का अनुपात क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है। कैसे कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, तो हमसे ए और बी दे के रखा है, बोल रहा है कि इनकी जो आय है वो 5:3 के अनुपात में है और इनका जो व्यय है वो कह रहा है कि 9:5 के अनुपात में। व्यय जो है 9:5 के अनुपात में है। और आगे कहता है कि यदि ए की आय बी की व्यय से दुगनी है, यदि ए की आय बी के व्यय से दुगनी है, यदि ए की आय बी के व्यय से दुगनी है, ए की आय बी के व्यय से दुगनी है, तो बी का व्यय तो 5 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, तो इससे दुगनी यानी 10, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इनके बचतों का अनुपात क्या है, हमसे पूछा है। तो इनके बचत होगा तो ये 10 रुपये कमाता होगा तो 9 रुपये खर्च करता है, यानी 1 रुपये बचाता होगा। और ये 6 रुपये कमाता होगा तो 5 रुपये खर्च करता है, यानी ये भी 1 रुपये बचाता है। यानी बचत का अनुपात क्या हो जाता है, तो 1:1। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो ऐसे प्रश्नों को करने का आसान सा तरीका होता है, जो हमसे कह रहा है उसका रिलेशन सिर्फ आपको यहाँ पे बैठा देना है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। आज छोटे छोटे क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ और बनाने के तरीके पर ही बात कर रहा हूँ, बेसिक पर मैं नहीं जा रहा। तो उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग इसको बेसिक तरीके से बना भी लीजिएगा। मैं क्वेश्चन के करने के तरीके बता रहा हूँ आपको कि इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते थे। कह रहा है कि ए और बी के उम्र का अनुपात 4 वर्ष पहले 4:5 था। तो हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। 4 वर्ष पहले ये अनुपात जो देकर रखा है वो कितना है, तो 4:5 है, 4:5 है। और साथ ही साथ अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, साथ ही साथ ये कहता है कि 8 वर्ष बाद, हम लोग पहले रेशियो ही रख रहे हैं, 8 वर्ष बाद अनुपात कितना हो गया, तो 11:13 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष पहले का है और 8 वर्ष बाद का है वर्तमान से। तो वर्तमान से हम लोग कहें कि ये 4 वर्ष पहले 8 वर्ष बाद का है। तो अगर हम 4 वर्ष पहले से और इसका रिलेशन देखेंगे तो यहाँ से यहाँ इसमें कितने साल ऐड हुए होंगे, तो 12 साल ऐड हुए होंगे। 4 साल पहले और 8 साल बाद वर्तमान से। तो वर्तमान से 4 साल पहले और वर्तमान से 8 साल बाद, यानी 4 साल पहले से यहाँ की उम्र कितनी बढ़ गई हुई, तो 12 साल। तो हम कह सकते हैं इसमें भी 12 ऐड हुआ होगा और इसमें भी 12 ऐड हुआ होगा। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब ये संख्याएं समान रूप से जुड़ेंगी या घटेंगी तो इनका अंतर भी अगर समान हम लोग कर दें तो हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे अभी इनका अंतर कितना है, तो 4 और 11 का अंतर अलग है और 5 और 13 का अंतर अलग है। तो 4 और 11 का अंतर कितना है, 7, और 5 और 13 का अंतर कितना है, तो 8। तो इन अंतर को इक्वल कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से आसान हो जाएगा। और इक्वल करने का तरीका ये होता है कि इसका अंतर ले लिए और इसका अंतर ले लिए, इसके अंतर से हम लोग यहाँ गुना करते हैं, यानी 2 से यहाँ भी और 2 से यहाँ भी, और इसके अंतर से हम लोग यहाँ गुना करते हैं, यानी 1 से यहाँ भी और 1 से यहाँ भी। आप देखिएगा कि अब इसका अंतर समान हो गया। जैसे 8 में से 11 जाएगा, 8 और 11 का अंतर कितना हो गया, 3। और यहाँ पे 8, 10 और 13 का अंतर कितना हो गया, 3। यानी हम कह सकते हैं कि 3 यूनिट जो है हमको 12 को रिप्रेजेंट करेगा। यही है, 3 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो 12 को। तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर देगा, तो 4 को। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे डिफरेंस लेना है, माइनस प्लस नहीं लेना है। तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट कर देगा, 4 को। तो हमसे पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8। 10 और 8 18 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 72 साल। आप ध्यान ये रखिएगा कि ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हम लेके आ रहे हैं वो 4 वर्ष पहले की आयु का योग ला रहे हैं, जबकि हमसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु का योग कितना है। तो 4 वर्ष पहले अगर 72 साल था इनकी आयु का योग, तो 4 वर्ष बाद यानी वर्तमान आयु में 4 साल इसमें भी ऐड होगा और 4 साल इसमें भी ऐड हुआ, यानी टोटल कितना ऐड हो गया होगा, तो 8 साल। यानी जो आंसर हमारा होगा वो 80 साल होगा, 72 साल नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। और उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 5-6 क्वेश्चन तो हो ही गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।